एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि साउची फांग की बॉडी से अट्रैक्ट होने लगती है और फांग को लगता है कि साउची रिजाइन देने के लिए इस तरह कर रही है, इसलिए फांग उसे रोकता है और बोलता है कि तुम अपने रिजाइन लेटर को अप्रूव करने के लिए ये सब कर रही हो ना, और ये मुझे पता होते हुए भी मैं तुम्हारा लेटर अप्रूव नहीं करूँगा। अब साउची उसे समझाने की कोशिश करती है पर फांग उसकी एक भी नहीं सुनता। अगले दिन साउची सुबह सुबह फांग के घर पहुंचती है और उसे साथ में जॉगिंग करते हुए ऑफिस चलने के लिए बोलती है, जिस पर फांग मान जाता है और फांग बाहर आकर बोलता है कि तुम मेरी स्पीड मैच कर सको तो बताना। ये कहकर वो आगे निकल जाता है। साउची उसके पीछे भागती है पर थोड़ी देर में ही वो थक जाती है और फांग काफी आगे निकल जाता है, इसलिए साउची अपनी पावर यूज करने का सोचती है। बट तभी फांग वापस आ जाता है और बोलता है कि आगे काफी ज्यादा ट्रैफिक है और तुम्हें इसे क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ये सुनकर साउची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो फांग से बोलती है कि उसे रिजाइन नहीं देना क्योंकि मुझे किसी की मदद करनी है, क्योंकि वो भी हमेशा मेरी मदद करता है। बट फांग को कुछ समझ नहीं आता कि साउची उसी के बारे में बात कर रही है। तभी फांग उसे बताता है कि उसने उसे सफायर की चोरी के लिए उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि साउची ने कहा था कि वो चीज उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसने उसे चुराया। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्यन और जियांग दोनों साथ में उनको देख रहे थे और इन दोनों को साथ में देखकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डॉक्टर आर्यन को सफायर वाली बात सबके सामने लाने को बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्यन वही सीसीटीवी फुटेज को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और ये सारे एम्प्लॉय भी देख लेते हैं, पर साउची को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तभी वो ली के पास जाती है जो खुद भी इस न्यूज से अनजान था। साउची उनसे पूछती है कि वो फांग को अच्छा महसूस करवाने के लिए क्या करे। ली कहता है कि उसे किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। इस पर साउची उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। तभी ली को वही सफायर वाली बात पता चलती है और वो बहुत शॉक हो जाता है, जिसके बाद हम साउची और फांग को एक साथ देखते हैं जहां साउची फांग को किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलती है, लेकिन फांग मना कर देता है। पर साउची उसे किसी तरह अंदर लेकर जाती है क्योंकि आज वहां मॉडल्स आने वाली थी। पर फांग अंदर आकर अपना बिजनेस कार्ड वेटर को देकर उसे वो मैनेजर को देकर मॉडल्स का शो कैंसिल करवाने के लिए बोलता है और साउची के साथ आकर बैठ जाता है। अब इस स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है कि आज मॉडल्स नहीं आएंगी। ये सुनकर साउची बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, पर वो स्टेज पर खुद ही गाने चली जाती है और बोलती है कि ये गाना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है जो एक पृथ्वीवासी है और मैं शायद उसे एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी, पर मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। इतना बोलकर साउची गाना शुरू करती है, जिसे देखकर फांग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो खुद भी उसके साथ गाना गाने चला जाता है। अब जब फांग गाना गा रहा होता है तो साउची उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तब साउची फांग को बोलती है कि तुम बिल्कुल ली की तरह गा रहे थे। ये सुनकर फांग फिर से जलस होकर पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी, तो साउची उसे जेंग की बोली हुई बात दोहराती है। ये सुनकर फांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो साउची से सच्चा प्यार करने लगा था, पर अब उसे लगता है कि साउची सिर्फ उसे मरीज ही समझती है, इसलिए वो उस पर गुस्सा होकर उसे आगे से कभी अपनी शक्ल ना दिखाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब साउची कंपनी में जाती है तो उनसे कोई भी सही से बात नहीं करता, पर साउची को ये नॉर्मल लगता है, इसलिए वो अपने काम में लग जाती है। इधर नीचे हम फांग को देखते हैं जो जैन से बोलता है कि अब साउची को मेरा कोई भी काम करने से मना कर देना और वो मुझसे मिलने नहीं आनी चाहिए। तभी ली भागते हुए ऊपर जाता है और साउची को पकड़कर साइड में लेकर जाता है और यह सब फांग भी देख रहा होता है। पर ली साउची को बताता है कि सबको पता चल गया है कि तुमने ही सफायर को चुराया था। ये जानकर साउची भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब ली को भी कंफर्म हो गया था
कि साउची ने ही सफायर को चुराया था और वो साउची को हौसला रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैन साउची को बताता है कि फांग तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। इस पर साउची बोलती है कि मैं खुद भी उनसे बात नहीं करूँगी और फिर अपने डेस्क पर वापस जाकर बैठ जाती है। पर तभी कुछ एम्प्लॉय वापस में साउची के सफायर चोरी करने वाली बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि ये चोर है इसलिए इसे निकाल देना चाहिए। ये सुनकर साउची को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब सबको ये पता चलता है कि फांग इनसे कोई भी काम नहीं करवा रहा तो वो लोग साउची से अपना अपना काम करवाने लगते हैं और काफी बुरा भला भी कहते हैं। पर तभी एक एम्प्लॉय उसे खाना लाने को बोलता है, इसलिए वो खाना लेने के लिए मिस चाय के पास जाती है। तब मिस चाय उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके लिए पार्सल बनाने लगती है। लेकिन जब साउची उसे लेकर कंपनी पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो जैन को कॉल करती है तो उसे बताता है कि किसी काम से सभी एम्प्लॉय को भेज दिया गया है, इसलिए तुम वो सारा खाना खा लो। साउची खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी इसलिए वो खाना खाने लगती है और वो सभी एम्प्लॉय को डांटने की एक्टिंग करती है। साथ ही वो एम्प्लॉय के सीट पर बैठकर खुद से माफी भी मांगती है और तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो अपने कैबिन में काम कर रहे थे और जब वो रात में बाहर आता है तो साउची को सोते हुए देखकर उसे जगाता है। पर साउची उनसे बात नहीं करती और बोलती है कि मैं सो रही हूँ। फांग बोलता है कि तुमने आज ओवर टाइम किया है तो मैं तुम्हें कार से घर तक छोड़ सकता हूँ। पर साउची मना करते हुए लिफ्ट से नीचे चली जाती है और सोचने लगती है कि फांग इतना अजीब क्यों है। कभी वो उसकी मदद करने की सोचता है और कभी गुस्सा होता है। इसके बाद वो पैदल ही घर के लिए निकल जाती है जहाँ हम फांग को कार से धीरे धीरे उसका पीछा करता हुआ देखते हैं और वो साउची की बच्चों जैसी हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा हंसता भी है। तभी साउची जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचती है और वो सड़क पार करने के बारे में सोचने लगती है। फांग उसकी मदद करने के लिए उतरता है पर साउची फांग की बातों को याद करके सड़क पार करने लगती है। ये देखकर फांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन अचानक से साउची बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बीच सड़क पर बैठ जाती है। जिसके बाद फांग अपनी कार की लाइट चालू करता है और इस वजह से साउची अच्छे से रोड क्रॉस कर पाती है। अब अगले दिन साउची जब कंपनी में जाती है तो नीचे उसे जियांग मिलती है। वो बोलती है कि तुम्हारे सफायर चुराने की वजह से फांग को बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है क्योंकि उसने पूरा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया है और अगर तुम्हें इसकी जरा भी परवाह है तो तुम कंपनी छोड़ दो, नहीं तो उसे बहुत बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस चाय साउची से पूछती है कि उसने क्या बोला तो साउची उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचती है तो एक एम्प्लॉय जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करने लग गई थी वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि पहले साउची ने सफायर चुराया और अब उसकी फाइल। ये सुनकर साउची को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि तुम किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती इसलिए मुझसे अभी माफी मांगो। इस पर एम्प्लॉय उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इधर नीचे हम फांग को देखते हैं जिसे जैन बताता है कि साउची की सफायर चोरी वाली बात सबके सामने आ गई है और मुझे भी इस बात का अभी पता चला। किसी आदमी ने वेबसाइट पर उसके सीसीटीवी फुटेज अपलोड कर दी थी। सभी एम्प्लॉय मिलकर साउची को काफी परेशान कर रहे हैं। अब फांग खुद भी परेशान होने लगता है और बोलता है कि तुम उस पोस्ट को डिलीट करवाओ और रही बात साउची की तो मैं उसके साथ हूँ, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बोलकर फांग जल्दी से ऊपर जाता है जहाँ वो एम्प्लॉय साउची को जॉब छोड़ने के लिए बोल रही थी। ये सुनकर फांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगते हैं। साथ ही बोलता है कि सफायर मुझसे खोया था और वो सारी बातें एक अफवाह है, इसलिए तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए और ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए मैं तुम्हें फायर करता। ये सुनकर वो एम्प्लॉय साउची से माफी मांगती है। फिर फांग साउची को केबिन में ले जाकर पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो साउची बोलती है कि मुझसे गुस्से में उस दिन तुमने सब खत्म कर लिया था और मैं भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। जिस पर फांग बोलता है कि मैंने वो सब गुस्से में बोला था और तुम भूल कर भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत
करना, जिस पर साउची उसे ठीक है बोलती है। पर तभी फांग अचानक से उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसको कोई भी दिक्कत होती थी तो वो ली के पास चली जाती थी, लेकिन फांग को कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर साउची बोलती है कि हाँ, ली के पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। पर फांग जेलस होने के कारण साउची को फिर से भगा देता है। इधर हम अंकल और मदर को साथ में देखते हैं। तभी अंकल डैड के पास आकर साउची के सफायर चुराने वाली बात बताते हैं और साथ में ये भी कि इसका इल्जाम फांग ने अपने सर पर ले लिया है। ये सुनकर डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फांग को घर बुलाता है। अब जब फांग घर आता है तो डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, पर फांग उनसे भी झूठ बोलता है कि वो एक गलतफहमी है। लेकिन फिर भी डैड साउची को ऑफिस से निकालने को कहते हैं। तब फांग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं कल ही उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर डैड मान जाते हैं। अब अगले दिन जब साउची कंपनी में पहुंचती है तो वहां का नोटिस पढ़कर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ली के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पढ़कर वो गुस्से में आ जाती है और फांग के पास पहुंचती है। साउची फांग से पूछने लगती है कि तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों किया। फांग झूठ बोलता है कि तुम ली के साथ ज्यादा रहती हो इसलिए। ये सुनकर साउची उसे ट्रांसफर करने से मना करती है, जिसमें ली भी उसकी मदद करता है। लेकिन जब फांग नहीं मानता तो साउची गुस्से में ली के साथ चली जाती है। तब ली उसे बोलता है वो उसे बहुत बढ़िया काम देगा। वो उसे अपने केबिन में लेकर जाता है और सारे फाइल पर फांग के सिग्नेचर्स करने के लिए बोलता है, क्योंकि जब वो पढ़ता है तो उसे नींद आने लगता है। अब साउची बार बार फांग के सिग्नेचर्स का ट्राई करने लगती है। अब कुछ देर बाद ली आकर साउची को एक मीटिंग में लेकर जाता है। जब दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं तभी फांग भी वहां पर आता है और फाइल चेक करने लगता है। तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि ये तो परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। ये इसे दोबारा कैसे ला सकते हैं। ली माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे एक और मौका चाहिए। साथ ही गलत प्रोजेक्ट लाने के लिए साउची सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। ये देखकर फांग उसे कोई अच्छा सा सैंपल देने को बोलता है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। जिसके बाद ली को एक आइडिया आता है और वो साउची को लेकर आइलैंड पर जाने लगता है, जहाँ एक बेहतरीन परफ्यूम मास्टर रहता है, जिनसे ली पेंटिंग करते वक्त मिला था। ये सुनकर साउची को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे ही ये बात फांग को पता चलती है तो वो तुरंत उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके आसपास के आइलैंड पर भयानक तूफान आने वाला था। तब जैन उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां जाने पर उसकी मेमोरी भी जा सकती थी। लेकिन फांग अपनी परवाह न करते हुए साउची को बचाने के लिए जाता है। इधर हम ली और साउची को आइलैंड पर देखते हैं, जहां उन्हें अभी तक परफ्यूम मास्टर नहीं मिले थे। तभी वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, जिस कारण साउची को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी थी। ये देखकर ली साउची को पेड़ के पास आराम करने को बोलकर खुद ही मास्टर को ढूंढने चला जाता है। तब साउची पेड़ के पास चली जाती है और उसे अब भी काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी वहाँ पर फांग आकर साउची को पकड़ता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। बट साउची फांग के चेस्ट को नोटिस करती है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तब साउची को समझ आता है कि उसके चेस्ट में उसका घोषणा यंत्र है। ये जानकर वो हंसते हुए फांग को गले लगा लेती है। तभी वहाँ ली आता है और उन दोनों को ऐसे देखकर अलग करने की कोशिश करता है, पर साउची फांग से अलग नहीं होना चाहती और उसे पकड़ते हुए परफ्यूम मास्टर के घर जाती है। तब वो मास्टर पहले उन्हें आराम करने को बोलता है, क्योंकि शाम हो गई थी, इसलिए वो तीनों सोने चले जाते हैं, जहाँ साउची फांग के बगल में सोना चाहती थी। पर इस बार जब वो फांग के करीब आती है तो उसे उसके घोषणा यंत्र महसूस नहीं होता। तभी ली भी वहाँ आता है और उन दोनों के बीच में लेट जाता है, इसलिए साउची उसे हटाने लगती है। पर जब वो नहीं मानता तो फांग उसे उठाकर दूसरे गद्दे पर पटक देता है। ये देखकर साउची बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। अब अगले दिन ब्रश करते वक्त साउची फांग से पूछती है कि क्या तुम्हारे सीने में कोई ऐसी चीज है जो ग्लो करती है, जिस पर फांग उसका मुंह पोंछते हुए मना करता है। इसके बाद साउची फांग को कल वाली जगह पर जाने को बोलती है, ताकि वो फिर से अपने घोषणा यंत्र को महसूस कर सके। पर
वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर साउची उसे बोलती है कि कल तुमने जो मुझसे बोला था वो फिर से बोलो, क्योंकि कल मैं उसे समझ नहीं पाई थी। ये सुनकर फांग को लगता है कि साउची उसके फीलिंग्स का मजाक बना रही है, इसलिए वो गुस्से में अपने कार में जाने लगता है। इधर ली जब सोकर उठता है तो उसे मास्टर बहुत सारे परफ्यूम के सैंपल्स देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही स्पेशल होता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। पर ली सूंघ कर बता देता है कि ये लोगों के लव को और भी ज्यादा गहरा करता है। ये देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम जियांग और डॉक्टर आर्यन को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर आर्यन उसे अपने लैपटॉप में फांग के साथ साउची की सभी मेमोरीज को दिखाता है। ये देखकर जियांग समझ जाती है कि डॉक्टर आर्यन ने फांग के मेमोरी बैंक को हैक कर लिया है और अब वो साउची की सारी मेमोरी को आसानी से डिलीट कर देगा। डॉक्टर आर्यन उसे बताते हैं कि वो सभी फाइल को हैक नहीं कर पाया है और ये बस 1% डाटा है, बाकी डेटा फांग ने लॉक करके रखा है, जिसे हम उसकी पर्सनल कंप्यूटर के बिना हैक नहीं कर सकते। ये सुनकर जियांग डॉक्टर आर्यन पर गुस्सा होने लगती है और वो दोनों मिलकर एक और प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब इधर हम साउची और फांग को कार में घर वापस आते हुए देखते हैं, जहां साउची को लगता है कि शायद घोषणा यंत्र हवा की वजह से एक्टिवेट हुआ था, इसलिए वो फांग से कार की विंडो ओपन करने को बोलती है। इसलिए फांग ओपन कर देता है और हवा अंदर आने लगती है, जिसे देखकर साउची फांग के गले लगकर घोषणा यंत्र को महसूस करने की कोशिश करती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जियांग फांग के मेमोरी बैंक से साउची का सारा डेटा हमेशा के लिए मिटा पाएगी या नहीं? क्या साउची का घोषणा यंत्र फांग के सीने में है? साउची को उसका घोषणा यंत्र मिल पाएगा या नहीं? ये सारे सवालों का जवाब हमें एपिसोड 6 में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।